क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस पर। हम लोगों ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, जिसमें हम लोगों ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़े। तो हम लोग ये क्या कि यहाँ तक जितना पढ़े हम उस पर हमने एक एमसीक्यू क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं। अब हम लोग इस एमसीक्यू क्वेश्चंस को क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके बाद आगे के टॉपिक पे चलेंगे, यानी आगे की जर्नी चली स्टार्ट होगी इसके बाद। पहले इतना दूर हम कर लें, फिर इस पे हम लोग आगे भी और भी करते चलेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करते चलेंगे। अभी हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इनर्शियल फ्रेम्स आर ऑप्शन एक्सेलरेटेड, अनएक्सेलरेटेड, मे बी एक्सेलरेटेड और अनएक्सेलरेटेड। नंबर 4 में आपका है, डी में पार्ट में है रोटेटिंग। आपको पढ़ाया जा चुका था पहले कि इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं। इनर्शियल फ्रेम उसे कहते हैं जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया का क्या हो, फॉलो हो। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब है साफ साफ कि उसमें कोई फोर्स काम न करे। अगर कोई फोर्स काम नहीं करेगा, कोई वर्क नहीं करेगा फोर्स, तो सीधी बात है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। इसका मतलब साफ है कि ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेटेड होगा वो इनर्शियल हो ही नहीं सकता। यहाँ पे क्या लिखा, मे बी एक्सेलरेटेड और अनएक्सेलरेटेड। तो एक्सेलरेटेड शब्द आ गया तो ये भी नहीं हो सकता, रोटेटिंग भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोई फ्रेम रोटेट करेगा तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो ना हो, डायरेक्शन तो चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होगी, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन होगा। और फिजिक्स क्या कहती है कि द एक्सेलरेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट फोर्स। इसका मतलब साफ है कि रोटेटिंग फ्रेम भी नहीं हो सकता। यानी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, अब वो कौन सा, अनएक्सेलरेटेड। इसका मतलब साफ है कि इनर्शियल फ्रेम जो होता है वो कैसा होता है, अनएक्सेलरेटेड। क्लियर? अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। आवर अर्थ इज इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, नाइदर इनर्शियल नॉर नॉन इनर्शियल। आपको याद होगा कि मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी तो उस थ्योरी में हमने बताया था कि ए फ्रेम फिक्स्ड इन स्टार इज इनर्शियल, बट ए फ्रेम फिक्स्ड इन अर्थ इज नॉन इनर्शियल। क्यों? क्योंकि बिकॉज अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्योंकि जब अर्थ अपनी अक्ष पे, अपने एक्सिस पर क्या करता है, रोटेट करता है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसमें एक एक्सेलरेशन आता है। ये अलग बात है कि एक्सेलरेशन बहुत कम आता है, लेकिन आता है। इस प्रकार से अर्थ जो है वो कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर? आप भी सॉल्व करते चलो मेरे साथ साथ। थर्ड पार्ट में क्या है, द रेफरेंस फ्रेम वेयर फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट आर नॉट। इसने कहा कि वो रेफरेंस फ्रेम जहां पर फिजिक्स का फंडामेंटल लॉ क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। तो पहला ही पार्ट में पढ़ाया गया था, आपने पढ़ा हुआ है कि ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स होल्ड इक्वली गुड। तो यहां मैंने क्या कहा, फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स इनवेरिएंट। तो कैसा फ्रेम होगा, रोटेशनल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम, फ्रेम अटैच्ड टू अर्थ। तो यहां पर आप जान लो कि जहां पर भी फंडामेंटल लॉ की बात होती है, इसका मतलब साफ है कि वहां पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स या अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता, नेट फोर्स नहीं लगता। इसका मतलब कि हमारा फ्रेम कैसा होगा, ये इनर्शियल। अरे बहुत मजेदार, तो सारे आजकल भी आते जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। एन एक्सेलरेटेड फ्रेम इज, अब एक्सेलरेटेड फ्रेम पूछ दिया उसने। अब सीधी बात है, एक्सेलरेटेड शब्द आ गया तो फोर्स हुआ। अब एक्सेलरेशन आ गया तो इसका मतलब कि इनर्शियल तो नहीं होने वाला है, इनर्शियल तो नहीं होने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या होगा, तो इनर्शियल अभी ये तो नहीं हो सकता। नॉन इनर्शियल देखते हैं, इनर्शियल आ गया है सब तो हो ही नहीं सकता। गैलीलियन तो कतई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गैलीलियन फ्रेम ही है जो इनर्शिया के नियमों का क्या करे, पालन करे, इनर्शिया के रूल को फॉलो करे। अब इनर्शिया का रूल तो फॉलो होगा नहीं, क्योंकि इनर्शिया में एकदम क्लियर बताया गया है कि फोर्स जीरो होता है। अगर फोर्स जीरो होता है तो फ्रेम एक्सेलरेटेड हो ही नहीं सकता। इसका मतलब साफ है कि एक्सेलरेटेड फ्रेम कैसा होगा, नॉन इनर्शियल। कैसा होगा? अरे वाह, ये भी ऑप्शन बी आ गया। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी नहीं खराब ऑप्शन बी ही हो। अब बी याद मत कर लेना बी याद मत कर लेना, सब क्वेश्चंस को लॉजिक से करते चलना, ठीक है? जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सब आप लॉजिक से करते जाओ, तभी फिजिक्स आसान होगी। फिजिक्स बिना लॉजिक के पढ़ना बेकार है। जब तक आप लॉजिक से नहीं पढ़ोगे आपको चीजें नहीं आएंगी। फ्रेम्स
इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड और कॉल्ड। इसमें कहा कि वह फ्रेम जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड है। आप एक चीज ध्यान दे, ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। अब बताओ मैं कि कौन सा फ्रेम हो सकता है जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया। कितनी बार से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि लॉ ऑफ इनर्शिया कहां फॉलो करता है। सीधी बात है, इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम कहते ही इसको है जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया का रूल क्या हो, फॉलो हो। तो लॉ ऑफ इनर्शिया का रूल जहां फॉलो करता है वही आपका कैसा फ्रेम होता है, इनर्शिया। ये देखो कि ऑप्शन ए आ गया, सारे ऑप्शंस बी आ रहे थे, अब की ऑप्शंस ए आ गया, तो बी आप कर लेते बच्चा तो इस पे डाल देते, इस पे डाल देते तो गलत हो जाता। क्लियर। और मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे गलत नहीं करते। क्लियर। द करेक्ट रिलेशन इज, अब दिख रहा है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का रिलेशन बना था। करेक्ट रिलेशन क्या था, L इज इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। थ्योरी में हमने बताया था कि इसकी लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है बाई ए फैक्टर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए करेक्ट रिलेशन क्या है, L इज इक्वल टू L0 अपॉन, अब ये L0 अपॉन है तो इसका मतलब यहां तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। अब क्या है, L इज इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही सही लग रहा है। अच्छा आगे देख लेते हैं, L इज इक्वल टू L0 प्लस 1, ये तो फार्मूला ही नहीं है। L इज इक्वल टू L0 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट नहीं इसमें। इसका मतलब साफ है इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, बच्चा पूछ सकता था कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा। तो आप जान लो कि कितने से कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाई ए फैक्टर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका साफ मतलब कि ये वाला जो है वो क्लियर है, ट्रू है। क्लियर। अब क्या क्वेश्चन बचा हमारा, दो क्वेश्चन बचा, सारे में बी ऑप्शन आए थे, इनमें आ गया। ए मूविंग सर्कल इज ऑब्जर्व्ड परपेंडिकुलर इट अपीयर्स। अब अगर किसी सर्कल्स को तो परपेंडिकुलरली देखते हो, ये परपेंडिकुलर है ना, ऑब्जर्व परपेंडिकुलरली, तो एक्चुअल में वो स्फीयर सॉरी वो सर्कल जो है वो आपको एक प्रकार से इलिप्टिकल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, इलिप्टिकल। इसका मतलब सर्कुलर होगा नहीं, वो पैराबोलिक होगा नहीं, हाइपरबोलिक होगा नहीं, उसका जो रूप होता है इलिप्टिकल। वैसे भी आप जान लो कि सर्कल इज ए पार्ट ऑफ इलिप्स, या सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। इलिप्स का एक स्पेशल केस होता है आपका स्फीयर, सर्कल नहीं स्फीयर होता है, इलिप्स का एक स्पेशल केस होता है। अब यहाँ पर सर्कल है और सर्कल को जब परपेंडिकुलरली मेजर करते हो तो सर्कल जब ऐसे घूम के मेजर करते हो तो उसका जो शेप है वो कैसा दिखता है, इलिप्टिकल दिखता है। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, अब रेस्ट मास ऑफ फोटोन ये देखो 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 30, ये तो इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है। एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर तो मास है, कैसे, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर, इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। है तो मास, लेकिन रेस्ट मास नहीं है, क्योंकि रेस्ट मास होता है m0। अब यहाँ पर d इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, ये आपका मास हो ही नहीं सकता, मोमेंटम है, यानी कि रेस्ट मास यही आपका क्या आ रहा है, 0। अब रेस्ट मास का 0 कैसे आता है आपको पता है, पता है, नहीं पता। देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला बाद में पढ़ा देंगे आपको, m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फोटोन जो होता है वो लाइट की वेलोसिटी से चलता है, तो यहाँ पर आप समझ गए m0 इक्वल टू क्या हो गया, m अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब v इक्वल टू सी रखते हैं तो क्या ये दोनों बराबर आ जाता है। अब इसको लेके कंफ्यूज मत हो जाना, इस रिलेशन से नहीं, आप जान लो फोटॉन जो होता है उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होती है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसी फार्मूले को लगा करके कहते हैं मेरा तो गलत हो गया। फोटॉन के पास काइनेटिक मास होता है, फोटॉन का रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है। क्लियर। इस फार्मूले को मत लगाने वाला, क्योंकि ये है आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आगे, तो आप ये जान लो, जब वहां पे आएगा तो मैं आपको इसको और क्लियर करके बताऊंगा। तो आप जान लो कि फोटॉन का रेस्ट मास क्या होता है, 0। तो इस इक्वेशन को लेके कंफ्यूज मत हो जाना। ज्यादातर बच्चे ऐसे लगा लेते m इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वी इक्वल टू सी मान लेते हैं, सी स्क्वायर कट गया, आ गया m इक्वल टू m0, ये दोनों तो बराबर आ गया, तो रेस्ट मास 0 कैसे हुआ। तो ऐसा नहीं है, फोटॉन का रेस्ट मास क्या होता है, 0। फोटॉन के पास सिर्फ मास होता है कौन सा, काइनेटिक मास। क्लियर। तो इस प्रकार से मेरा ख्याल है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली जर्नी में। अगली जर्नी का टॉपिक क्या होगा हमारा, टाइम डायलेशन। क्लियर। तो अब हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक ऐसा करिए।